To begin with the session, I invite Hardi and the PIF team and Mehul bhai to lead. So, सेशन का नाम था है पे इट फॉरवर्ड। शब्द नया नहीं है, 2 दिन से बहुत बार हम सुन रहे हैं। तो जस्ट क्विक कोई बता सकता है कि पे इट फॉरवर्ड मतलब क्या समझे हम 2 दिन से, या क्या समझ में आया? पे इट फॉरवर्ड मतलब एग्ज़ाम टाइम। यस बेग सर। देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। क्या देना है? यस, भलाई आप दे सकते हैं कि बेहतरी कैसे हो सकती है, अच्छी विचार आप दे सकते हैं। यस यस, ये मेरा नजरिया है। यस, आपका तो ट्रू। क्या होगा तो वो हमने क्या। यस यस। और कोई एक पे इट फॉरवर्ड मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो हमने जाना है, जो हमने पाया है, उसको हम आगे लेके जाएं, उसको यस, शेयर करें। परफेक्ट। पे इट फॉरवर्ड मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमको जो भी ऐसा लगता है कि हमको मिला, ये नेचुरल टेंडेंसी, हम सबको ऐसा होता है कि यार मुझे ये मिला ना, तो हम तुरंत हमारे वो स्कैनर में देख लेते हैं कि इसको ये मिलना चाहिए, स्कैनर शुरू हो जाता ही है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम भी इसमें मानते हैं और हर जगह रिफ्लेक्ट भी होता है, हर जगह प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। पर 1 ईयर बैक हमने स्पेसिफिक इस नाम से, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी तो है पर कोई ना कोई शेल की वजह से हम ये कर नहीं पाते हैं, तो एज अ प्लेटफॉर्म इसी नाम से हमने एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पे इट फॉरवर्ड नाम से शुरू किया, जो हमने लास्ट रिट्रीट में भी बताया था, आपको दिखाया था वीडियो में। तो हमको लगता है कि 1 साल में जो काम हुआ या 1 साल में हमारी जो जर्नी रही सीखने की, वो हम शुरू करें बताना, उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं वो जो वीडियो से कि कैसे शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, क्या थी फिलोसॉफी, और अभी तक कितना काम हुआ है, वो वीडियो से देख लेते हैं, फिर आगे का शेयर करते हैं। राइट? तो नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निस्वार्थ देने का आनंद महसूस किया होगा, भले ही बहुत कम, लेकिन कुछ देने का आनंद कुछ मिलने के आनंद से कई गुना ज्यादा संतोषजनक होता है ना? बल्कि जितना अधिक हम दूसरों के लिए सहायक बनते हैं, उतना अधिक हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए और एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां आमदनी कम हो या ज्यादा, लोगों के दिल में दूसरों के प्रति करुणा का भाव हो, जहां पे लोग यही सोचते हो कि मुझे जो भी मिला है वह ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। यकीनन आपको एक संतोषप्रद और सुखी समाज दिखा होगा। पर क्या ऐसा समाज हमारी कल्पना तक ही सीमित रहेगा? अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए हम अच्छे स्कूल, अच्छी नौकरी, नवीनतम गैजेट्स आदि की चाह में इतना तो खो चुके हैं कि हमारे जीवन से निस्वार्थ देन का सच्चा आनंद ही लुप्त हो रहा है। क्या सिखा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को, देश के युवाओं को? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उनको हमारी कल्पना के एक आदर्श और स्वस्थ समाज का निर्माण करके दे? आवश्यकता है तो बस एक सोच की, मुझे जो भी मिला है वह ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाऊं, अर्थात पे इट फॉरवर्ड। खुशी की बात यह है कि हमारे समाज में कई ऐसे सामाजिक संगठन व शिक्षात्मक संस्थाएं हैं जो इसी चिंता से व्यथित है और सामाजिक बदलाव की ओर पूरी ऊर्जा से कार्यरत है। यदि ऐसी सारी ऊर्जाएं एक साथ मिल जाए तो क्या मंजिल को पाना आसान नहीं? इसी विचार के साथ ओएसिस ने शुरू की साझेदारी की मुहिम, पार्टनरशिप फॉर पॉजिटिव चेंज। इस साझेदारी में साथी संगठनों व संस्थानों की आने वाली नेताओं की पीढ़ी ओएसिस के L3 कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं, जो मानव विकास का 4 साल का कोर्स है, प्रतिवर्ष करीबन 10 दिन। वे पूरी प्रतिबद्धता से अपने आप में, संबंधों में व अपने जीवन कर्म में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और यही सकारात्मक बदलाव को अपने कार्यक्षेत्र, परिवार
तथा अपनी स्वेच्छा से जितना हो सके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वह अपने सहयोगी, परिवार और लाभार्थियों के लिए उदारता के आदर्श भी बनते हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ आदर्शों के अनुभव उन्हीं से। पारिवारिक तौर पे अगर हम देखें तो परिवार में सदस्यों को क्या ज़रूरत है, उसकी क्या स्थिति है, वो हम पहले बहुत दुखी होते थे। अपेक्षाएं बहुत थी और वो काम नहीं हो रहा था, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के जब इस तरह की चर्चाएं की, डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किस तरीके से इनके साथ सॉल्यूशन कर सकता हूँ। हम अब दुखी नहीं होते हैं, खूब ही अच्छी तरीके से हम परिवार में जीवन जीते हैं। कार्यक्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में जो हमको प्लानिंग पार्ट का जो बात बताया गया था उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो हमें मंथली रिपोर्ट बनाने में या वर्क करने में पूरी संतुष्टि मिलती है और अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। The sessions they are called workshops, and they are actually workshops because they mold you in a very different way and you come out as a shining diamond, because here they talk about real life experiences and they teach you real life things which you will connect with your life, and you will see that yes, you need to get this straight in your life. So it's a very beautiful experience. यहाँ पे 3 दिनों के वर्कशॉप के बाद मुझे लगता है कि यहाँ जो कंटेंट्स हमको मिला है, जो सीखने को मिला है, वो काफ़ी हद से मेरे व्यक्तित्व विकास में और जो मैं फील्ड में काम करता हूँ, जो लीडरशिप लोगों में बिल्ड करनी है, उसमें मुझे काफ़ी तरह से हेल्प मिलेगी। और मैं ये 3 दिन के दौरान खुद अपने हार्ट में क्या फीलिंग है और मेरा क्या व्यक्तित्व है, मैं खुद मुझे ही अपने नज़दीक से पहचान सका हूँ। मेरे जीवन में मुझे क्या परिवर्तन लाना चाहिए वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं जिस प्रकार की व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर जो है वो मुझे कैसे बाहर निकालना है, मुझे मेरी मान्यता, दृष्टिकोण कैसे बदलने हैं, वो यहाँ से मुझे जो सीखने को मिला कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। अगर वो ही मेरा लक्ष्य नहीं होगा, मेरे पास मेरा लक्ष्य ही नहीं होगा, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। किस तरीके से हम जीवन जीते हैं, कुदरत ने हमको यहाँ भेजा है तो कुछ उद्देश्य से भेजा है, तो हम उस उद्देश्य को किस तरीके से पार कर सकते हैं। यही बात अगर बच्चों में की जाए और बच्चों में जो की जा रही है, तो वही अच्छा स्टेज है जिस तरीके से आने वाले समय में वो बच्चे बहुत ही अच्छे मानव बनेंगे और अपने देश के लिए भी वो नमूने रखेंगे। हमने वो सीखा कि खुद को किस तरह से पहचानना है और खुद में रही हुई शक्ति को किस तरह से बाहर लाना है। तो हमने जो सीखा है, बच्चों में रही हुई जो शक्तियाँ हैं, वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि खुद को पहचाने, उनका जो सपना है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए और उसको किस तरह से साकार किया जाए। इस मूवमेंट में जुड़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि गोल लाइफ टाइम चलता है। गोल कोई एक जरूरी चीज वस्तु नहीं है जो पूरी हो जाती है। आगे मैं मेरे अपने एक काम को स्टूडेंट के साथ और युवा पीढ़ी के लड़कों के साथ बढ़ाऊंगा। उसमें मैं उसके गोल को पूरा किस तरह करना है और दूसरे गोल को भी किस तरह अचीव करना है, यही मेरा काम। It is an experience that the basic human values are decreasing in the community, more due to the stressful and competitive lifestyles. Also, our schooling is more exam-oriented and livelihood-oriented. Hence, we feel that value-based education is necessary for children and our youth who are our future. Personally, the OSS series has helped me in having a clear vision about my life and its goals, and also disciplining my life, thus making it less stressful. This will also help me in the daily management and the development of the organization and the staff. वो मेरे को पता नहीं था, लेकिन इस मूवमेंट से मेरे को एक पता चला कि भाई हम अपने जो विजन है वो पॉजिटिव होने चाहिए। और अभी मैं मेरी बात, जो कोई झूठी बात हो तो मैं अपनी खरी बात रख सकता हूँ उसके सामने। इस मूवमेंट से मेरे को ये ताकत मिली।
यस, सो जैसे वीडियो में भी बताया गया कि इसमें निस्वार्थ देने की जो भी हमको मिलता है वो उनको थैंक यू नहीं बोलना है, बट आगे पास ऑन करना है, उसकी बात हो रही है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट 1 साल से मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि कैसे मैं उस मेरे शेल को कट करके हमेशा देने के बारे में सोच पाऊँ, मेरी सारी वीकनेसेस को साइड में रख के हमेशा मैं कितना दे सकती हूँ ऐसा सोच पाऊँ, और उसी स्पिरिट को कैसे मैं आगे बढ़ा पाऊँ। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्यों, हर प्रोजेक्ट में तो लास्ट ईयर कोविड के दरमियान या पहले से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यही सोच और यही स्पिरिट रहा है कि दिस इज़ द अल्टीमेट वे कि हम कैसे कलेक्टिव एक पूरा कम्युनिटी बन सकते हैं, क्योंकि एक दो से नहीं पर आगे पास ऑन करते जाएंगे तो एक दिन एक दुनिया पूरी हम कलेक्टिव बन पाएंगे। तो पेइंग इट फॉरवर्ड, दिस इज़ द अल्टीमेट वे, इसीलिए पे इट फॉरवर्ड। और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्यों, तो हर जगह पे काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, पर अल्टीमेट जैसे सुबह भी बात हो रही थी कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं अलग अलग। तो सबको लास्ट में तो ह्यूमन डेवलपमेंट ही चाहिए, हम सबको मिलके क्या चाहिए कि एट द एंड हम सब जी रहे हैं तो कितना अच्छे से जिए, एज ए ह्यूमन हम कितना अच्छा हो। तो सब अगर यही सोच रहे हैं तो हमने जो 30 सालों में हमको जो इस डायरेक्शन में मिला है, क्यों ना वही पास ऑन करे, जो ऑलरेडी उस दिशा में काम कर रहे हैं उन लोगों को पास ऑन करे। और वो अलग अलग जगह में सब कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, हम तो गुजरात है यहाँ पे, पर सब पहुंच रहे हैं, तो उनको पास ऑन करते हैं तो वहाँ से ही ये आगे बढ़ेगा, सबको पहुँचेगा। और अल्टीमेटली पे इट फॉरवर्ड जो है प्लेटफॉर्म चाहिए ना, कि सबको देना है पर कैसे दे, वो शेल है अभी भी। तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहाँ पे हम ये स्पिरिट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप ऑफ पे इट फॉरवर्ड विथ NGOs, इसलिए इंग्लिश में भास्कर जी आप हेल्प कर सकते हैं ना? यस, ओके। तो दैट वाज द बैकग्राउंड। और लास्ट ईयर हम सबके लिए वैसे डिफ़िकल्ट रहा है, तो पे इट फॉरवर्ड वैसे भी एज अ स्पिरिट थोड़ा कठिन ही है। और लास्ट ईयर हमने पे इट फॉरवर्ड के प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं तो उनकी L3 वर्कशॉप्स हुई है जिसमें वो आए हैं, और हमने 11 NGO पार्टनर्स के साथ लाइफ कैंप की फैसिलिटेशन ट्रेनिंग की है, और जिनके थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है कि वो कैसे बच्चों के साथ एज अ फैसिलिटेटर अपनी जर्नी शुरू करे और उसके बाद आगे के प्रोजेक्ट वो करते जाए। जो हाईलाइट रही है हमारे लास्ट ईयर की, तो वो एक KRSF फाउंडेशन है, KR श्रॉफ फाउंडेशन, तो जिसके बारे में मेहुल भाई हमको बताएंगे। स्टैटिस्टिक्स Okay, just pay it forward, which was told in Hindi. I should bit translate into English, so those people who do not understand then can get the idea of that. Actually, what we have learned in last 30 years, Oasis has worked in the field of human development and character building and personal transformation in individual life. So if we share this with the like-minded NGOs, then they are also working for the almost same cause. No? There are so many NGOs working for children, upliftment of human beings and all that. So if we share this knowledge with them, then they can also make this as a part of their own work, and which will ultimately help the beneficiaries which we want to reach at larger scale. So alone we cannot reach to the whole world. So there are people who are already doing some good work, and we want to join hands with them, with the like-minded NGOs and all other people. So pay it forward is basically what we have got, we want to pass it to the other NGOs and all that. And in turn, as she said that no thanks to us, but just pay it forward. So keep the thing floating ahead with their beneficiaries, with their volunteers and all that. So partnership is basically we want that their volunteers or their teammates
learn this, understand this, and then they pass it to the beneficiaries. So that was the whole idea of Pay It Forward. And in 2017, KR Shroff Foundation, we started this process with KR Shroff Foundation. Is one of the NGO working in the North Gujarat, working in I think 3 to 4 districts nowadays, and reaching to around 50,000 students across some 600 to 800 schools. So what they have done is they wanted to, they are actually giving supportive education, means subjective education to the rural kids who are not getting actually those things from the government schools. So they are complementing government schools in so many districts and villages. So that team is working alongside with the government teachers. So when they learned about this thing, when we took this to Jyotirdhar Abhiyan to them, and they understood that what is the character building, and if it is added, it will be a value addition in their work in a huge way. So in last 5 years they have done a wonderful job. They have, starting from Life Camp to Dream India Camp to nowadays, they have taken up 4 or 5 other projects also, like ASHA, that is a health alternative for adults and students, and other works also. Corona, in the Corona initial stage, they also passed these things to, they conducted awareness campaigns in their villages and for those people. So they are the example where Pay It Forward had worked in a very nice way, and in a joint hands we are reaching to almost 50,000 students every year with our education, character building education. At the same time, all the good things we are propagating, like health awareness and all that, they are reaching to all these students. I think the statistics, can share some statistics, last year's KR Shroff statistics. लास्ट ईयर KR Shroff क्योंकि समाज की नीड थी कि हेल्थ एंड हाइजीन पे कैसे काम किया जाए, तो उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी या नीड में से जो तुरंत इनिशिएटिव शुरू किए हैं वो आशा प्रोजेक्ट और कोविड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें आशा प्रोजेक्ट, जिसमें एडोलसेंट्स के साथ बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन का उनको एम्पावरमेंट दी जाती है कि वो कैसे हाथ में ले सके अपनी हेल्थ। तो उस पर वो 70,000 हाँ, इतने करीबन, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि इतने बच्चों तक वो लोग पहुँचे हैं इतने सेशंस में। और कोविड अवेयरनेस सेशन में 10,000 प्लस पीपल को उन्होंने टच किया है। और इसमें आई थिंक नेहा दीदी ऐड कर सकते हैं कि yes, 10,000 is the figure that they approximately, yes. And still they are continuing that work of ASHA and COVID awareness thing. So that was one of the things they could do in COVID restrictions, where the schools and everything was closed down. Yes. और हाईलाइट पार्ट ये है कि ये सारे सेशंस वैसे तो कोविड अवेयरनेस के ऑनलाइन वगैरह हो ही रहे थे, पर वो लोग रूरल एरिया में जाके वैसे सेशन 6 घंटे का या ऐसा होता है, तो वो लोग, उनको जितना टाइम मिलता है रात को, क्योंकि गांव में लोग मिलते नहीं है या काम पे है, तो रात को वो 2-2 घंटे जाके ऐसे 4 दिन लगातार जाके उन्होंने, किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो बुक पढ़ के सुनाते थे, फिर वो सेशन लेते थे। तो ऐसी स्ट्रगल करके भी उन्होंने वो रूरल पार्ट तक पहुँचे हैं। और फिर भी हमको ऐसा सुनने में आया या इंसाइट मिले है कि वहाँ से ही सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो है हमको मिले हैं कि यार हेल्थ को तो वो बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ तक हम पहुँच पाए कैसे भी। एक्चुअली ये जो KR Shroff फाउंडेशन काम कर रही है वो पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे बेसिकली ट्राइबल बेल्ट में वो काम करती है। जहाँ पे भी वो 4 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, तो ट्राइबल बेल्ट में काम करती है, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि जो ट्राइबल चिल्ड्रन है, जिसके पास ये एजुकेशन पहुँचता नहीं है, जिसके पास सुविधा नहीं है, तो ये सब पहुँचाए।
So that was a good thing. Apart from that, they are also doing live classes and live camp. They are going on whenever they get chance. क्योंकि कोविड था इसलिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने 300 प्लस लाइव क्लासेस एंड आई थिंक लाइव कैंप 19 प्लस लाइव कैंप्स उन्होंने किए हैं, उन्हें एक लास्ट ईयर में किए हैं. सो वी वुड से दैट ये 300 series they have done of 12 to 18 live classes. That is how the huge work they are doing. Yes. And what the feedback is basically कि हम पहले उन्होंने ऐसा बताया कि what they were doing earlier वो complementing education, उससे जो रिजल्ट मिलता था उनको, जो बच्चे ड्रॉप आउट थे वो मेन स्ट्रीम में आते थे, उनका रेशियो मोर देन 80% हो गया है अभी. बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, तो अभी बच्चे के पेरेंट्स भी जुड़ गए हैं. वो सामने से उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मेरा बच्चा ऐसे कैसे बदल गया, हमको भी सिखाओ. सो इट्स वंडरफुल वर्क इज गोइंग ऑन एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट पे इट फॉरवर्ड इज पेइंग वेरी नाइसली. यस. सो यस, अभी इस साल हमने जो दूसरे राज्यों में जाके काम करना चालू किया है, उसमें तेलंगाना में सबसे पहला हमारा पे फॉरवर्ड का ये मॉड्यूल अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे MV फाउंडेशन के साथ जो हमने टाइप किया है. एंड व्हाट लेट अस लिसन टू देम कि जो फर्स्ट हमारा इंटरेक्शन था उनके साथ, उन्होंने जो सीखा वहाँ पे और वो क्यों ये आगे ले जाना चाहते हैं. ओके, फर्स्ट उससे पहले जहाँ वहाँ जो प्रोग्राम हुए थे, जो बेनिफिशियरीज एग्जैक्टली थे, उनके कुछ वीडियोस रिफ्लेक्शंस हमारे पास है, तो है तो वो हम पहले देख लेते हैं, बाद में उनसे सुनते हैं. మై లైఫ్ మై చాయిస్ చాలా నేర్చుకున్నా. అందులో ఉండే జర్నీ ఎంత మంచివాడో తెలుసుకున్నాను. నా గోల్ నేను రీచ్ కావాలని అనుకుంటున్నాను. కంపల్సరీ రీచ్ అవుతాం. పాజిటివ్గా అంటే అన్ని మంచి ఆలోచనలే ఉండాలి, బ్యాడ్ ఆలోచనలు ఉండొద్దు. ఇంకా మై లైఫ్ మై చాయిస్, నా లైఫ్లో నా చాయిస్ తీసుకోవాలి, కానీ పక్కన వాళ్ళ చాయిస్ తీసుకోవద్దు. వాళ్ళ చాయిస్ని బట్టి తీసుకుంటే అది మనకి సరిగ్గా చేయడానికి రాదు. మన లైఫ్ సంబంధించిన చాయిస్ మనమే తీసుకోవాలి, ఎవరు చెప్పింది పట్టించుకోవద్దు. చాయిస్ గా కూడా బ్యాడ్ గుడ్గా ఏది ఎంచుకోవాలో మనమే కాబట్టి ఎప్పుడు గుడ్ చాయిస్ ఎంచుకోవాలి. ఎరుపురంలో కూడా ఒక ఇల్లు 100 సంవత్సరాల కోసం కడతాం. ఆ 100 సంవత్సరాలు ఉండాలి అంటే దాన్ని సున్నం వేయాలి, కలర్ వేయాలి, అన్ని వేయాలట. పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏం ఉండాలి. అట్లనే జీవితం కూడా 140 ఏళ్ళు బ్రతకాలి అంటే దానికి మెమోరీకి బాగా ఆలోచన పెట్టాలి. అంటే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ప్లాన్ చేస్తే మనం 20 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు కూడా బ్రతుకుతాం, ఇవి సాధిస్తాం. మనం అనుకున్న గోల్ కి చేరుకుంటాం అని నెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. లైఫ్ లో మనం బతకగలము, ఇంకా చాలా బతకగలము, ఇంకా పని చేయగలము అనే ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే మనం ఇంకా కొంతకాలం మన లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. దాన్ని చేయగలడానికి రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ట్రైనింగ్ నాకు డిఫరెంట్. నేను చాలా ఇచ్చాను, చాలా స్టేట్లలో కూడా తిరిగాను. మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, గుజరాత్, డిఫరెంట్ రాష్ట్రాల్లో చాలా తిరిగాను. సో HCPCR లో కూడా వర్క్ చేశాను నేను, మేడం చైర్పర్సన్ ఉన్నప్పుడు. సో అక్కడ చేసినప్పుడు నేను ఖమ్మంలో చేసిన దాదాపుగా 27 మండలాలు చేశాను. సో నా విధానంలో నేను అనుకున్న, ఇప్పుడు అక్కడ కొంతమంది నన్ను ముక్కుసూటి వ్యక్తిత్వం ముందు ఏం చేయొచ్చు, లేనప్పుడు చేయాలని అనుకోని ఉండి ఉంటారు. సో కాబట్టి ముక్కుసూటిగా లేకపోతే నేను ఇంకా తీర్చిదిద్దబడేవాడిని అనేది కూడా నేను ఈ ట్రైనింగ్ నుంచి నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ గా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అది నాకు మైనస్ గా ఉంది అని కూడా దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలని కూడా నేను నా ఇది నాకు చాలా ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది.
MVF से ओयासिस से MVF का रिश्ता 3 महीने से चल रहा। उसमें 3 महीने में जो शिवाजी ने बताया, मेरा CEO मेरा हेड शांता जी के से मिले। उसके बाद 2 प्रशिक्षण 2 ट्रेनिंग चलाया। एक तो हमारा कार्यकर्ता के लिए और एक तो बच्चे के लिए, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। वो गर्ल्स है, वो अलग अलग रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे वो बच्चे। वो कोरोना और फेस्टिवल के वजह से उसको छुट्टी मिले। वो घर वापस, उसका घर, कोई बच्चे को घर भी नहीं है, कोई बच्चे को अगर घर जाने से कुछ प्रॉब्लम है, उसी वजह से वो लोग हमारा कैंप में रहे। उस समय पे हम ये ट्रेनिंग चलाने के लिए कोशिश किए और ओएसएस भी टाइम दिए उसी टाइम पे। 2 दिन का ट्रेनिंग चलाया उसको, बच्चों को, और 2 दिन का हमारा कार्यकर्ता के लिए भी चलाया। हमको पता नहीं वो L3 है, L1 है, वो मिशाल है, वो कुछ भी पता नहीं हमको। मगर इधर आने के बाद हमको पता चला है वो L3 है बोल के। मगर उतना बच्चे तो उस समय पे 2 दिन में बहुत कुछ सीख लिया है। उसका गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, उसका ड्रीम के अनुसार कैसे वो लोग चॉइसेस लेना है ना, ये पूरा उसको समझ गया। उसको कोशिश किया, उसको अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है। थोड़ा मौका मिला है बच्चों का, हम भी फील ऐसा हुआ है कि ये बच्चों के लिए फ़ायदा हुआ कुछ। मगर कुछ बच्चे अभी बताया, मेरा ड्रीम्स, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम रिपोर्टर बनना चाहते हैं। वो अभी ड्रीम्स वो निकल के आया है जो, मगर उसके लिए कैसे वो लोग काम करना है, कैसे वो गोल सेटअप ने क्या कष्ट कर लेना है, नहीं कष्ट नहीं है, वो प्लानिंग क्या होता है, गोल सेट के बाद उसका चॉइस, अपना चॉइस कैसे लेना है, ये पूरा थोड़ा उसके लिए फ़ायदा मिला है। और ऐसी सोच से गए वापस, मगर बाद में उससे मिले नहीं हम, क्योंकि वो अपने जगह पे चले गए वो, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं। उसका पढ़ाई इंटरमीडिएट डिग्री में उसी स्थिति में है वो लोग। मगर और एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है, इसमें नागमणि और ललिता जी है और बाकी और 20 कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता है अपना जगह पे, अपना स्तर पर, गांव स्तर पर, एक मंडल बोलते हैं हम, वहाँ पे ये दोनों अभी 2 मंडल में काम करता है। ये हर दिन 10,000 लड़कियों की मॉनिटरिंग करता है, अब डे टू डे। ये क्या है मॉनिटरिंग का मतलब, बच्चों को, एडोलसेंट को स्कूल में रखने के लिए कोशिश। सिर्फ लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम है, लड़की स्कूल में लगातार उसको स्कूल कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि किसी सिचुएशन से लड़की बाहर आता पता नहीं, जहाँ स्कूल को पता नहीं, ना फैमिली को पता नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है। उसको हैंडल करने के लिए एक कोशिश करता है हमारा कार्यकर्ता लोग। हम उसको भी ट्रेनिंग देते हैं एडोलसेंट लड़कियों के साथ काम करने में, उसको जेंडर और इक्वालिटी, उसको कैसे समानता असमानता क्या है, उसको चाइल्ड मैरिज के ऊपर, बहुत तो चाइल्ड मैरिज अंडर एज मैरिज होता है, कम उम्र में शादी होते थे। अभी रात में इसको फ़ोन आया, एक चाइल्ड मैरिज है, और क्या करेंगे, ये 108 को फ़ोन करो, अभी तो मैं नहीं है वहाँ पे, ये ऑफिस लोग आएगा, वो सजेशन दिया है। यहाँ पे रहने से भी ऐसा फॉलोअप करना ज़रूरत पड़ता है ऐसी स्थिति में। मगर अभी 10,000 लोगों एडोलसेंट के साथ हमारा काम एक है, और एक 200 पंचायत में ये पूरा चाइल्ड लेबर लेके, बाल श्रम लेके
बच्चों की स्कूल में पूरा स्कूल को लाने के लिए कोशिश में, और 200 पंचायत में हम हमारा काम भी है, वहाँ पे भी कार्य करता है। इस क्षेत्र में जो एमी फाउंडेशन का क्षेत्र जो तेलंगाना को क्षेत्र में, हम तो सुना है ओएसिस का थोड़ी, क्योंकि हम सीखा है थोड़ी, मगर इसको पे फॉरवर्ड करने की उतना क्षमता नहीं है अभी तो, क्योंकि और सीखना जरूरी है, अदरवाइज आई कैनॉट पे फॉर द सोसाइटी। इसीलिए हम ये सोचा है कि हमारा एमी संस्था ने और लोगों की अगर ट्रेनिंग करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा हमारा जो फील्ड को तैयार करने के लिए। सो इसीलिए हम प्लान किए एक मार्च में और 35 लोगों को, अगर इधर ये पूरा मिसाल गिशाल करने के बाद क्या होता है, ज़रूर होता है, ज़रूर फ़ायदा मिलता है। मेरा क्षेत्र में अंदर जो एमईएफ का जो प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना बच्चों को मिलने के, क्योंकि ये 10,000 लोगों को तैयारी करना ज़रूरी है, सिर्फ 50-10 लोगों की नहीं है, 10,000 लोगों को पे वे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। मेरा उम्मीद है ये करना ज़रूरी है, करेंगे, करने के लिए हम तैयार करना है पहले। अभी हम तैयारी में, अभी ओएसिस का ज़रूरत है ज़रूर, जब भी हम कह सकते हैं कि आई कैन वे फॉरवर्ड, आई कैन डू वे फॉरवर्ड। सो अभी 35 लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद ज़रूर हम जो हमारा जो क्षेत्र में 10,000 लोग नहीं, हमारा कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी भी तैयार किए। हम बोलते हैं कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन फोरम CRPF नाम के एक 30,000 लोग हैं, ऐसा कम्युनिटी लोग, युवक है वहाँ पे बिजनेस लोग भी है, वहाँ पे कम्युनिटी स्तर पर पंचायत का लोग भी है, मेंबर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स भी है। उसको भी ये ऐसा जो सोच वो अपने देखने के लिए जो मौका मिलता है, ज़रूर सोसाइटी चेंज लाने के लिए कोशिश में वो लोग भी आगे बढ़ता है। वो लोगों की ज़रूरत है ये ट्रेनिंग, ये ओएसिस का, तभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो गोल, हमारा जो मिशन आगे बढ़ता है। थैंक यू। भास्कर जी, मुझे सिर्फ ऐड करना था कि जो हमने वेंकट जी के साथ और शांता जी के साथ मिलकर जो तय किया है, उसका विज़न यही बनाया है कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों तक इंटीरियर में पहुंच रहे हैं। तो ये ज़रूरी था कि आपकी जो कोर टीम है उसको ये एजुकेशन का एक्सपोजर मिले, और उन्हीं के थ्रू, क्योंकि वही कांटेक्ट में है उनके साथ और वही सही लोग हैं जो ले जा सकते हैं। तो हमने 3 कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई की है अभी आपको, जो मुझे शेयर करना चाहिए। पहला ये कि जो आपने कहा जो आपके यंग यूथ है, क्योंकि दे हैव मोर एनर्जी एंड सो वो जो यंगस्टर्स है जो 3 स्टेट से आपने बोला, तेलंगाना, आंध्रा और बिहार, जहाँ से बोला, वो वहाँ के दोस्तों की, यूथ की, जो लोग फिर आपके आगे, माने द प्रोसेस विल कंटिन्यू, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कास्केडिंग प्रोसेस। वो खुद भी सीखते जाएंगे, और जो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब वो किसी और के साथ पेड फॉरवर्ड करते हैं, तभी वो जो सीखा है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो वो उनका एक रिविजन होता है, सब कुछ ये उसी तरह से डिज़ाइन किया है। सो एक वो कम्युनिटी है। एक है जो आपकी जो ये बेटियां हैं, खास करके वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद द गर्ल्स स्पेशली। तो हमारा जो सामर्थ्य प्रोजेक्ट है उसमें हमने ये डिज़ाइन किया है कि हम एक उसके लिए भी हम एक प्रोजेक्ट करेंगे लोकल लेवल पे लड़कियों के साथ, जिसमें से हम 50 यंग गर्ल्स लीडर्स जो है उनको भी हम बड़ौदा बुलाने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑलरेडी थॉट ऑफ, जब जून में स्कूल में अगर अभी शुरू होगी ना जो सेमेस्टर, तो वी हैव डिज़ाइन 1 by 1। सो वो गर्ल्स दे विल बी कमिंग हियर। सो वो जो गर्ल लीडर्स है वो ये 10,000 जो बच्चे हैं उनके बीच में रह के दे विल टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। एंड थर्ड इज़ फॉर द एंजल मदर्स, जो उनका एक प्रोजेक्ट है वो। सो दिस इज़ ऑल्सो इन आवर माइंड कि विमेन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और जो कुछ कर सकते हैं, मरो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट, सो उनको भी एंगेज करने का। सो ऑल दी प्रोजेक्ट्स आर इन लाइन, बट वी आर बिगिनिंग 1 by 1।
सो फर्स्ट ये मार्च में करेंगे, उसके इम्पैक्ट से देन वी विल डिज़ाइन इट फर्दर. सो मोस्टली इन द मंथ ऑफ मार्च वील प्लान इट आउट द होल डिज़ाइन एंड देन वी विल रोल इट आउट. सो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट 2 दिन जब मिलने वाले, ये जो कैंप खत्म होगा रिट्रीट, उसके बाद जब मिलने वाले हो इसी पर्पस के लिए थोड़े वक्त आपके साथ 21 तारीख को मिलेंगे और डिज़ाइन क्लियर करेंगे. मैंने हमारा जो पेड फॉरवर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक बैच को हम इधर बुलाते हैं जो ज़्यादातर लीडर्स जैसी बैच होती है, और फिर उनको ही एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर उनको ही हम लीडरशिप और फैसिलिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, और वही जाके ऑन बिहाफ ऑफ ओएसिस वही लोग प्रोग्राम कैरी आउट करते हैं. देन इट इज़ वेरी फास्टर प्रोपोगेशन. सो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम एम्पावर करते हैं. हम आपको सिखाते के बोलते हैं कि अभी आप करो, और हमारी जो भी हेल्प है हम मॉनिटर करते रहते हैं, बट यू कैन टेक इट फ्रीली इन योर ओन वे ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड वन ऑफ देम इज यू. यस. अच्छा, मुझे एक लास्ट सेशन में भास्कर जी मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था आपको. छोटा सा सवाल है. आपने बोला आप 27 साल से एमवीएफ से जुड़े हैं, तो कौन सी एज में जुड़े और क्यों आपने ये जोड़ा? कहीं मुझे लगता है ये वो आपके बारे में और एमवीएफ के दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. My 25 years वहाँ पे डिग्री के बाद LLB करते थे. उस समय पे मेरा दोस्त से पहचानत हुआ एमवी फाउंडेशन ने. एमवी फाउंडेशन में बच्चे कैंप हम रेजिडेंशियल ब्रिज को चलाते थे. वो है चाइल्ड लेबर से स्टूडेंट बनने के लिए, जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो एक 6 महीने वहाँ पे रखते हैं बच्चों को. और 6 महीने के बाद बच्चे अपने अपने जो हॉस्टल्स में उतना उम्र के हिसाब से वो हॉस्टल स्कूल में एडमिशन होते थे. उन बच्चों के लिए शिक्षा और बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसको ट्यूशन लगाता है. उस समय पे मैं ऐसा वॉलंटियर के माध्यम से हम उसको सपोर्ट देने के लिए शिक्षा का ट्यूशन मास्टर जैसा जैन की हो गया. बाद में धीरे धीरे समझ लिया कि एमवी फाउंडेशन का जो सिस्टम बच्चों की प्यार मिला है वो अभी तक लाया है, बच्चों की प्यार. सो ऐसा मैं दूसरा जगह पे वहाँ पे एमवी फाउंडेशन का इस आधार पर, एमवी फाउंडेशन का सोच के आधार पर जो काम करता है NGOs लोग और गवर्नमेंट के स्तर पर भी, क्योंकि हम ये जो ब्रिज कोर्स का जो सिस्टम है, हम पहले चाइल्ड लेबर के लिए, इससे पहले वो सिस्टम नहीं थे. चाइल्ड लेबर कैसे स्टूडेंट बनेगा, सर ने बताया वो एक रात्रि पाठशाला का एक माध्यम है. बच्चे पढ़ेगा, काम करेगा, मगर उसमें से बच्चों के अधिकार नहीं मिलेगा. हम सोच के ये रात्रि पाठशाला से बच्चों के अधिकार नहीं मिलेगा, बच्चों की पूर्व शिक्षा नहीं मिलेगा, उसमें फ़ायदा नहीं. बच्चों को पूरा शिक्षा मिलने के लिए सिस्टम पे लाना जरूरी है. वो स्कूल है, जब तक स्कूल में नहीं रहेगा बच्चे उसका अधिकार मिलेगा नहीं. वो हमारा सोच ऐसी है. इसीलिए सभी बच्चों की स्कूल की लाने के लिए पूरा दिन शिक्षा मिलने के लिए कोशिश करते हैं. इसलिए सभी बच्चों को पूरा शिक्षा के लिए स्कूल को लाने के लिए कोशिश में हम सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करता है. ऐसा जो गवर्नमेंट स्तर पर जहाँ पे ये शिक्षा का बाल श्रम के माध्यम से जो गवर्नमेंट के स्तर पर भी काम चलता है, गवर्नमेंट में एमवीएफ का रिसोर्स कहाँ जो ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे भी हम काम किए. जो असम में किए, मैं राजस्थान में कुछ NGO के साथ भी काम किए, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी शेषो के नाम के एक रिसोर्स हमने लिए है, वहाँ पे भी काम किए. और बिहार में अभी डायरेक्ट हम एमवी फाउंडेशन से काम चल रहा है. और राजस्थान में भी कुछ जगह पे, कोटा बूंदी एरिया में, वहाँ पे ये पत्थर का काम होता है. सभी बच्चों फैमिली के साथ बच्चे भी काम करता है. और दिल्ली शांति नगर में जूते का काम होता है. वहाँ पे भी बच्चे, जो हमारा जूते का पूरा बच्चे का काम है लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कंपनी, बाटा, अस्ट्रोमुलर, जो कंपनी है, बड़े कंपनी, बाहर का कंपनी भी वहाँ पे जूते लेते हैं. वहाँ पे पूरा बच्चे
और परिवार काम करता है उसका सिलाई में, ऊपर का अपर का सिलाई में, मगर वो ब्रांड लगाते हैं कंपनी वाले। उसमें भी वहाँ पे शांतिनगर में भी एक NGO UPGSS का नाम है, एक NGO काम कर रहा है, वहाँ पे हम सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा हम टेक्निकल सपोर्ट भी दूसरा NGOs की भी देते हैं और गवर्नमेंट की भी दिया। अभी हम डायरेक्ट काम में अभी पूरा दुनिया में राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी हम उसका सपोर्ट रिसोर्स के माध्यम से सपोर्ट दिया। अभी हम MEF के जो ये एडोलसेंट के बारे में हम काम कर रहे हैं अभी। थैंक यू। मैंने ये सवाल पूछा, उसमें शायद कुछ दोस्तों को बराबर पता चला होना, लेकिन वो कितने थॉटफुली काम करते हैं, सोच समझ के। मैंने सोशल वर्क है तो आप इमोशनली काम किया करो, ऐसा नहीं होता है। तो देखो कोई नाइट स्कूल चलाता है तो हमको लगता है कितना अच्छा नाइट स्कूल चलाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम है। आप बोलते हो कि दिन में तो बच्चा मजदूरी ही करे और फिर रात को पढ़ने आए, तो ये कितनी गहराई, कितनी सच बात है कि वो सॉल्यूशन नहीं है, वो ऊपर से प्रॉब्लम को बढ़ाती है। प्रॉब्लम यही है कि वो बंद होके बच्चे स्कूल में सही सिस्टम में जाए। तो ये बंद करवाया, यस उन्होंने प्रोटेस्ट करके नाइट स्कूल बंद करवाया। सो ये क्यों शिबा ने बोला था सुबह कि कैसे वो हमारे साथ वाइब्रेट करता है, क्योंकि इतनी जैसे हम सोच के करते हैं सब वो लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सोच के सोशल वर्क करता है, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, वो जेन्युइन इम्पैक्ट होता है। थैंक यू। నా పేరు లలిత. నేను ఎంఈ ఫౌండేషన్లో 23 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నా. మెయిన్గా ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న పని 11 to 18 గర్ల్ చైల్డ్ మీద పనిచేస్తున్నాం, ఓన్లీ అడల్సెంట్. మా దగ్గర అంటే ఆడపిల్లల్ని ఎక్కువ చదివించరు, ఓన్లీ 10th క్లాస్ లోపే బంద్ చేస్తారు, చైల్డ్ మ్యారేజ్లు చేస్తారు. వాళ్ళ మీద పని చేస్తున్నాము. ఇది అంటే 99 నుంచి 99 నుంచి 2015 వరకు చైల్డ్ లేబర్ అండ్ బాండెడ్ లేబర్ లేకుండా స్కూళ్ళకు పంపించేటట్టు అదొకటి చేసినాము. తర్వాత వచ్చేసి మేము ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్ని టార్గెట్ చేసినాము. వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు సాగటం లేదు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో అది ప్రోగ్రాం తీసుకొని మా 2015లో తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఆ గ్రామంలో ఉన్నారు అనేది ఒకటి సర్వే చేసినాము 11 to 18. ఆ సర్వే ప్రకారంగా మగపిల్లలకైతే యువజన సంఘాలు ఉంటాయి, ఆ సంఘాలు మా దగ్గర లేవు, ఆడపిల్లలకు లేవు. కాకపోతే వీళ్ళకి ఒక గ్రూప్ ఒకటి తయారు చేసి ఆ గ్రూప్కి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత వీళ్ళు ముందుకెళ్ళటానికి బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో అట్లా చేసినాము. ఆ గ్రూప్స్ కూడా పిల్లలు ఇందిరాగాంధీ, మదర్ తెరీసా, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, ఇట్లా PV సింధు, ఇట్లా చాలా అంటే గొప్ప నాయకుల పేర్లు అట్లా పిల్లలు కమిటీల పేర్లు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ గర్ల్ చైల్డ్ ప్రతి వీక్లీ వన్స్ అంటే సండే రోజు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఆ దాంట్లో हर नेम इज़ ललिता. उन्होंने सूर्यापेट ज़िले में काम करती हैं. वहाँ पे उन्होंने 23 ईयर्स से काम करती है, काम कर रहे हैं. वहाँ पे सूर्यापेट में पहले बाल श्रम के बारे में काम किए. सभी बच्चों की स्कूल लाने के लिए कोशिश में सभी बच्चों को स्कूल लाया है. पिछले 10-15 साल से वही काम किए, मगर सभी बच्चों को स्कूल के लाया. बाद में एडोलसेंट बच्चों की ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने के लिए मौका है, उन बच्चों के लिए काम करना बोल के अभी एडोलसेंट के इश्यूज़ पर अभी काम शुरू किए, काम कर रहे हैं अभी. उनका बच्चों को सर्वे किए, पूरा खासकर लड़कियों के समस्या ज़्यादा है. लड़कियों की सर्वे करने के बाद और लड़कियों के समूह गठन किए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी युवक लोगों की गठन है
युवक लोगों की ज़्यादा स्पेस है, गांव स्तर घूमना, खेलना, कूदना, उसको बात करना, उसका सोच विचार रखना, मगर लड़कियों की उतना स्पेस नहीं है गांव स्तर पर। ऐसा मौका लाने के लिए लड़कियों को भी उसको गठन किया, उसको भी ट्रेनिंग करने के लिए वो कोशिश में है, अभी कर रहे। वही बता అట్లా అంటే పిల్లలు గర్ల్ చైల్డ్ ఇళ్ళల్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కుటుంబంలో ప్రాబ్లమ్స్ ముందు బయటికి తీసినాము. అంటే నువ్వు కాలేజీకి పోకపోవటానికి కారణం, ఫెయిల్ అయితే ఫీజు కట్టకపోవటం కారణం, ఇవన్నీ పిల్లలతో రాబట్టి తర్వాత వాళ్ళ హక్కులని వాళ్ళు సాధించుకోవాలి. ఫస్ట్ మన కుటుంబంలో మార్చాలి, తర్వాత సమాజాన్ని మార్చాలి, తర్వాత నీ ఎడ్యుకేషన్ కొనసాగించాలి అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఫోకస్ చేస్తున్నాము. ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్లు అనేది స్టాప్ అయినాయి అనుకుంటున్నాము. అంటే ఇయర్లీ వన్స్ మా మండలికి వచ్చేసి 60 or 70 మ్యారేజెస్ అవుతుండే. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి 1 or 2, అది కోవిడ్ ప్రాబ్లం వల్ల స్కూల్స్ లేనందువల్ల అది జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. वही बच्चों की खासकर लड़की लोगों का समस्या क्या है, वो समस्या पर चर्चा करता है वो समूह पर, लड़कियों के समूह पर। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए क्या समस्या आ रही है लड़कियों को, और घर में क्या क्या समस्या है, उसका जेंडर इक्वालिटी का समस्या, और अब्यूज़ का समस्या है, और ये समस्या के ऊपर चर्चा करती है। कुछ समस्या है तो सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है, और शिक्षा का कुछ उसका भी ट्रेनिंग देता है, और उसका गांव स्तर पर शिक्षा होने के बाद दूसरे गांव जाना पड़ता है, उसको माँ बाप नहीं जाने देते थे, उसका समय पर ये मोरल सपोर्ट देता है, नहीं जाने दे, उसको अच्छा पढ़ाई होता है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको हम हल कर सकते हैं, ऐसा बोल के वो मदद देता है। मगर वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये चाइल्ड मैरिज का ज़्यादा प्रॉब्लम थे। वो समय पे साल में 60-70 मैरिज होते थे, अभी 2-3 कम हो गया, 2-3 तक आ गए, फिर भी आ रहा है, फिर भी। ये लगातार मॉनिटरिंग करना, हर एक लड़की के साथ मॉनिटरिंग करना जरूरत पड़ता है, वही काम। हमारे के बाद पहले हम वॉलंटियर से स्टार्ट हुए हेमवी फाउंडेशन में, इसे लेके 2004-2005 में एक प्ले करे हम, पेल्ली के ఎందుకు తొందర, शादी इतना जल्दी क्यों बोल के, वो प्ले के बाद कम होने जा रहे शादी। हम भी मोटिवेशन कर रहे, ग्राम पंचायत भी ले ले, हमारे गांव में चाइल्ड मैरिजेस नहीं करना बोल के ऐसा चल रहा। बाद में वो ट्रेनिंग हम कल्पना जी करे, वो ट्रेनिंग हमारे की आंटे हमारा जीवन में कैसा प्लान करेंगे, नेक्स्ट लेवल वो मन हम 25 इयर्स का वो 80 जीने के बाद कैसा हमारे सोचते हमारे के वहाँ से कैसा सोचते बोल के वो लिख दिए हम। वो अच्छा लगा हमारे को, हाँ, वो बच्चों को भी इस ट्रेनिंग देते तो अच्छा लगता, वो कॉन्फिडेंस रहता, अगले क्या करेंगे हम, कॉन्फिडेंस से बाहर कैसा जाना बोल के वो अच्छा लगा हमारे को, ट्रेनिंग अच्छा लगा। ओके ये ऐसी होता है हमारा हैदराबाद का हिंदी। बहुत मीठा मीठा है एकदम। न पेपर फॉरवर्ड के लिए हम लोग तो जितना भी कम्युनिटी सामुदायिक ग्रुप से काम करते हैं, अगर हिसाब करें तो कम से कम 1.5 लाख कम्युनिटी ग्रुप आता है एक साल में। ओके, और एक बिहार में हम लोग 1.5 लाख बच्चों को डेली बेसिस वी आर ट्रैकिंग, सो उनका स्कूल जाने का और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल भेजने का। सो उसके लिए बहुत बच्चों को स्कूल में लाने के लिए समुदाय से
कई ग्रुपों को, किसी में मदर्स कमेटी बोलते हैं, किसी में पेरेंट्स कमेटी, दोनों को बिठाते हैं और कम्युनिटी एल्डर्स का मीटिंग रहता है, ग्राम पंचायत मीटिंग करते हैं, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन फोरम का और मेल यूथ का भी बहुत अलग से मीटिंग करते हैं, कई तरीक़ों का मीटिंग करते हैं। सो जो भी इनपुट हमको मिलेंगे सो उस मीटिंग का माध्यम से समुदाय का साथ भी हम लोग लेके जाएंगे। बदलाव के लिए हम लोग रीच आउट, बहुत रीच आउट होगा या यस तो ये था 2021 का पेट फॉरवर्ड और ये इस साल और आगे बढ़ने वाला है और इसी के साथ आई थिंक रिया आ जाए।